आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इसरार और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। पिछले क्लासेस में मैंने ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं और पुरानी चैप्टर से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने का एक रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 ओम के एक चालक का व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि 10 ओम का एक चालक है, एक कंडक्टर है 10 ओम का, उसके डायमीटर को, व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका नया जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं R बराबर होता है रो L बाई ए, यानी कि ये लेंथ हो जाता है और ये रेजिस्टिविटी हो जाता है और ये रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। तो सीधे सीधे कह रहा है वो डायमीटर को बढ़ा रहा है, यानी कि डायमीटर बढ़ रहा है तो एरिया में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और आर जो होता है वो d/2 होता है, और जो d है यानी डायमीटर को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियस भी 2 गुना होगा, और एरिया क्या होगा, क्योंकि r का स्क्वायर है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एरिया अगर 4 गुना हो जाएगा तो जब रेजिस्टेंस क्या था 10 ओम था, तब इसका ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो L बाई ए। ठीक है, तो जब जो एरिया है वो 4 गुना हो गया, यानी कि डायमीटर को 2 गुना कर दिया गया, तब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो पूछ रहा है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई ए, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा जब इसको 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, ये रेडियस को 2 गुना कर दिया जाता है, तो ये क्या हो गया 1/4 रो L बाई ए। तो ये क्या है, ये इसका ये तो 10 ओम रेजिस्टेंस था तभी था। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर 1/4 रो L बाई ए, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 10। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये D 2.5 ओम। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 2.5 ओम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जब 1 ओम प्रतिरोध को 20 वोल्ट के वोल्टेज से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो प्रतिरोध से धारा कितनी मात्रा में प्रवाहित होगी। सीधे सीधे कहने का मतलब इसका ये है कि एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सोर्स है। ये कह रहा है कि 20 वोल्ट का सोर्स है और रेजिस्टेंस वो 10 ओम का है, तो इसमें जो करंट है वो कितना जाएगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ओम का नियम से बन जाएगा कि V = I × R होता है। I निकालना है तो V/R हो जाएगा। V दिया हुआ है 20 वोल्ट और R है 10 वोल्ट, तो करंट क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, यानी कि इसका भी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंडक्टर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंडक्टर। इंसुलेटर में ना के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और सेमीकंडक्टर में बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। फिल्टर्स का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 200 प्राइमरी वाइंडिंग और 1200 सेकेंडरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात क्या है। तो टर्न अनुपात क्या होता है, टर्न अनुपात होता है E सेकेंडरी, यानी EMF इन सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाय EMF प्राइमरी साइड का, बराबर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी टर्न लपेटों की संख्या सेकेंडरी साइड में और बटा लपेटों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, बराबर K। ठीक है, ये है टर्न रेशियो, टर्न अनुपात या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो टर्न रेशियो के बारे में पूछा गया है और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, लपेटों की संख्या दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, टर्न रेशियो निकल जाएगा। क्या बोल रहा है कि
प्राइमरी वाइंडिंग में 200 नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 1200 है। तो ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात क्या है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग में है 1200 और प्राइमरी वाइंडिंग में है 200। ये NS/NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, ये चीज़ है। तो ये क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो ये टर्न रेशियो क्या निकल गया? 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 हो जाएगा इसका टर्न अनुपात। नंबर 5 कि यदि 12,000 जूल ऊर्जा का उपयोग करने के लिए 400 मिली सेकेंड लगते हैं तो शक्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछ रहा है 12,000 ऊर्जा है 12,000 जूल, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 400 मिली सेकेंड, तो शक्ति क्या होगा? तो सीधे सीधे हमें ये देखना होगा कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, ऊर्जा इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी इंटू टी, यानी शक्ति गुना समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय, ये चीज़ होता है, ठीक है। दिया हुआ है, ऊर्जा दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, निकालना क्या है? पी। तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, ऊर्जा दिया हुआ है 12,000 जूल और समय दिया हुआ है 100 मिली सेकेंड, 400 मिली सेकेंड। तो पी क्या होगा? तो पी बराबर हो जाएगा ऊर्जा बट्टा समय, ठीक है। ऊर्जा है 12,000 और समय है 400 मिली सेकेंड। 400 मिली सेकेंड है, तो 400 मिली सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? मिली है तो 1000 से भागा देना होगा। ये 2 जीरो कट गया, यानी कि ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये हो गया 0.4, यानी कि 12,000 बाई 0.4, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हटेगा, जीरो ऊपर एक और जाएगा, यानी कि 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 कट गया 3 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। 30,000 यानी 30 किलो वाट। पावर क्या निकल गया? शक्ति क्या निकल गया? 30 किलो वाट। तो ऑप्शन में है 30 किलो वाट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए है 30 किलो वाट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 किलो वाट। यानी कि यदि ऊर्जा 12,000 जूल है और इसे उपयोग करने में 400 मिली सेकेंड लगते हैं तो शक्ति क्या हो जाएगा? 30 किलो वाट, ठीक है, यानी कि 30,000 वाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस सामग्री से ट्रांसफार्मर का कोर का निर्माण होता है? तो किस सामग्री से होता है? सिलिकॉन, ऑप्शन है सिलिकॉन लोहा इस्पात, यानी कि सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन आयरन स्टील। दूसरा है मृदु स्टील लोहा, कार्बन स्टील लोहा या पिग आयरन स्टील। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिलिकॉन लोहा स्टील, सिलिकॉन लोहा इस्पात, यानी सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है और उसको लैमिनेट किया जाता है, ये बताया गया था। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन लोहा इस्पात, यानी सिलिकॉन आयरन स्टील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? यानी ट्रांसफार्मर का ब्रीदर जो होता है उसमें जो पदार्थ होता है उसका प्रयोग किया जाता है, उस पदार्थ का वो पदार्थ क्या होता है, कौन सा होता है? ठीक है, तो पहले देखना होगा ट्रांसफार्मर का ब्रीदर क्या होता है। अगर ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर होता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है, और इसके ऊपर में ये कंजर्वेटर टैंक होता है इस तरह से ऊपर में कंजर्वेटर टैंक होता है और यहाँ पे लगा होता है ब्रीदर, ठीक है। इस ब्रीदर में जो पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो ब्रीदर का काम होता है कि हवा से जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको खींचना, उसको ऑब्जॉर्व करना, ठीक है। तो इस ब्रीदर में कौन सा पदार्थ होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें जो होता है ब्रीदर में यूज़ करने होने वाला पदार्थ का नाम है सिलिका जेल, ठीक है। ऑप्शन है सिलिका जेल, नमक, सोडियम, सल्फर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का नाम है सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है? तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ प्रत्येक वाइंडिंग में क्या ईएमएफ होगा उसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 4.445 F × N, ठीक है। ये 5 M है फ्लक्स,
एफ है फ्रीक्वेंसी और ये है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यानी कि किसी ये ट्रांसफार्मर का प्रत्येक वाइंडिंग में जो ईएमएफ होगा वो किस पर निर्भर करेगा, फ्लक्स पे, फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे, उस पर कितना बार उस पर लपेटा गया कंडक्टर को, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का मान किस पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी, टर्न्स की संख्या और फ्लक्स के बराबर। हाँ, तो ये होगा ऑप्शन ए। इसका भी होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का भी ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ है वो निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी, टर्नों की संख्या और फ्लक्स के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का कार्य क्या है। तो ब्रीदर अभी देखें हम लोग क्या होता है, ये अगर ट्रांसफार्मर है, ये इसके ऊपर कंजर्वेटर टैंक होता है और इस यहाँ पे ब्रीदर लगा होता है। तो इसका काम क्या है उसी में डिस्कस कर चुके हैं कि इससे जो हवा है, एयर है जो, वो इससे अंदर जाता है, तो एयर में, हवा में उपस्थित जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको ब्रीदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करना ये नहीं होगा, ठंडी हवा का प्रबंध करना ये भी नहीं होगा, कूलिंग ऑयल को ऑक्सीजन प्रदान करना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब हवा से नमी को सोखना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ट्रांसफार्मर की ब्रीदर का कार्य क्या है, तो बाहर से जो हवा आती है उस पर जो नमी होती है उसको सोखना। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि एक लैंप है जिसका रेटिंग दिया हुआ है कि उसका जो ये पावर है वो 200 वाट है और उसमें जो वोल्टेज रेटिंग है वो 200 वोल्ट है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि 200 वाट और 200 वोल्ट वाले एक लैंप है, बल्ब है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पावर दिया हुआ है 200 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। तो पहले करंट निकालना होगा। P बराबर होता है V इंटू आई। P दिया हुआ है, P बराबर V इंटू आई, सीधे सीधे ये चीज़ होता है। तो P दिया हुआ है 200 वाट और वोल्टेज भी दिया हुआ है 200 वाट, तो करंट निकल जाएगा, ये कट गया, करंट बराबर हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। करंट हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो करंट तो निकल गया 1 एम्पियर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध निकालना होगा। तो प्रतिरोध कैसे निकलेगा, वोल्टेज मालूम है और 200 वोल्ट और करंट मालूम है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कैसे होगा, ओम का फॉर्मूला से, R बराबर V बाई आई, यानी वोल्टेज है 200 और करंट है 1, यानी कि 200 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 200 ओम हो जाएगा आंसर। ये थी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आशा करता हूँ आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करिए और अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।